जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 2 के सिलेबस को सॉल्व करने वाले हैं आप सभी के सामने। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशल का उदाहरण नहीं है। तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, चित्र बनाना है, सुई पकड़ना वो भी है, धागे में मोती पिरोना ये भी है, लेकिन हमारा तीसरा ऑप्शन तेज चलना ये नहीं है। तो ये इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ये है सही। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जटिल से सरल की तरफ नहीं बढ़ता, सिर से पैर की तरफ नहीं बढ़ता, केंद्र से बाह की तरफ बढ़ता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है और बिल्कुल ही सही है। तो इस पर हम टिक कर देंगे, सामान्य से विशिष्ट की तरफ नहीं बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हालांकि मुझे सर्दी हो चुकी है तो उसके लिए कोई वो नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्यालय हैं, किताब हैं, मीडिया हैं, लेकिन माता पिता नहीं है। तो हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है और ये हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। और इसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमन सोच विकसित हो जाती है। तो ये सोच कब विकसित होती है, बहुत ही मैंने कल ही पढ़ा था, औपचारिक संक्रियात्मक में ये विकसित हो जाती है। हालांकि संवेदी गामक में नहीं होती है, पूर्व क्रिया संक्रियात्मक में नहीं होती है, मूर्त संक्रियात्मक में नहीं होती है, ये औपचारिक में होती है। तो ये हमारा ऑप्शन चौथा बिल्कुल ही सही है। तो अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा नंबर, जीन पियाजे के अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया गया है। तो सीखने के तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगी भावना, कार्यात्मक सिद्धांत। तो हमारा पहला ही है, क्योंकि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, सीखने के ऊपर उन्होंने सिद्धांत दिया। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन, सॉरी, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है मेरे फ़ोन में, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो ये हमारा पांचवे का पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है, तो सीखने के लिए तत्परता का उन्होंने महत्व दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा है छठवां नंबर, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्या ना हो। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है, आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, यंत्रीय उद्देश्य उन्मुखी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, कानून और व्यवस्था उन्मुखी। तो जाहिर सी बात है कानून और व्यवस्था उन्मुखी में ही होगा, क्योंकि कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार है ये। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन सातवां हमारा, कक्षा में समूह के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए, ये भाई बिल्कुल ही गलत है। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए, जाहिर सी बात है ये भी गलत है। प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, ये सही है। अस्पष्ट निर्देशन द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए, ये भाई बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। सामाजिक, ये गलत है।
सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, ये दूसरा वाला हमारा सही है, क्योंकि सामाजिक और संस्कृति के सिद्धांत में इनका भी सहयोग रहा है। तो हमारा दूसरा वाला सही है। कंठस्थीकरण बिल्कुल गलत है। निष्क्रिय अनुकरण ये भी गलत है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। पहला क्वेश्चन है नवा हमारा, प्रगतिशील शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान दी जाती है? तो भाई विद्यार्थी ही रहेगा, क्योंकि वही है जो है सब कुछ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। और 10वां क्वेश्चन हमारा, अहमद मनोपचारिक या अहमद मनोपचारिक या परामर्शदाता, कभी कभी बोलने में दिक्कत होती है, काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डन के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनके अध्यापका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका होगा स्थानिक नहीं होगा, प्राकृतिक भी नहीं होगा, संगीतात्मक ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चौथा है अंतरावैयक्तिक, ये हमारा वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल ही। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, सहसंयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? सहसंयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण, विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश, चर्चा और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंध करना, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा चौथा ही, क्योंकि विविध शिक्षार्थियों का समूह ही बनाना सही होगा इस क्वेश्चन में। और कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, हर बार आता है, और ये भी आ गया यहाँ पे। तो ऐसा करके वह क्या कर रहा है? रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, जेंडर पूर्वग्रहों का पालन कर रहा है, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। तो इसका दूसरा होगा, जेंडर पूर्वग्रहों का पालन कर रहा है, क्योंकि भाई ये चलता आ रहा है और इसका पालन वो भी कर रहा है। तो यही होगा दूसरा आंसर इसका। तीसरा वाला होगा, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों, इसका पहला होगा, परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए, मानकीकृत पाठचर्या और आकलन की विधि को अपनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सभी से ही सफलताएं की अपेक्षा करनी चाहिए एक अध्यापक को, क्योंकि वो पूरा सहयोग करता है अपना। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? केवल सत्र के आरंभ में, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, या केवल सत्र के अंत में, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं? तो इसका होगा सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर समानता दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अलग अलग देखेंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। तो सब विद्यार्थी हमारे लिए सारे समान हैं, तो यही इसका ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? श्रीलंका का राजधानी कौन सी है? देखिए यहाँ पे लिखा है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी? ये गलत होगा। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी नहीं सही है। ऐसा क्वेश्चन हो जो उनसे रिलेटेड हो, मतलब वो तुरंत ही उस चीज़ को सोच पाए। तो एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये नहीं। अपने शहर में आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? देखिए यहाँ पर बच्चा सोचेगा और तुरंत ही इसका आंसर देगा। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है?
विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान। तो पहला वाला हमारा सही होगा, क्योंकि विविधता और वैयक्तिक भिन्नता के लिए सम्मान, ये हमारा सही होगा, पहला ऑप्शन। 17वां है पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? भावात्मक नियमन में, शारीरिक समन्वयन में, सामाजिक अंतरक्रिया में, लिखित विषय वस्तु के बोध में। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, लिखित विषय वस्तु के बोध में, क्योंकि भावात्मक, शारीरिक और सामाजिक ये सब तो पठन वैकल्य के प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत नहीं करते हैं। बाकी चौथा वाला चुनौतीपूर्ण होता है लिखावट एक बच्चे के लिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, 17वां। और 18वां है, ये भाई बड़ा है, स्वलीनता से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उसके पास का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने, असामाजिक संप्रेषण, स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने, दैनंदिनी में जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलतापूर्वक सामंजस्य। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने, तो पहला वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। और आपका मैंने 11 मिनट हमने ले लिया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि 20 से 25 ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ आप सभी को, क्योंकि टाइम कम है और पेपर 2 दिन बाद है। तो 19वां क्वेश्चन है, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? दृष्टिबाधिता यानी जो लड़के जिन्हें देखने में काफ़ी तकलीफ होती है, ऐसे तो पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, स्पर्शग्राही मानचित्र देना, सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। तो मेरे हिसाब से इसका वाला ऑप्शन होगा, तीसरा नहीं चौथा होगा इसका, हाँ इसका वाला चौथा होगा, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो देख नहीं सकता, सुन तो सकता है भाई, समझ सकता है, मतलब देखने में अगर प्रॉब्लम है तो वो सुन सकता है, उसके बाद वो लिख सकता है, समझ सकता है, तो ये उसके लिए ऑप्शन सही होगा। 20वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? वाह, औसत से अधिक बुद्धि स्तर, जानते हैं बुद्धि लिपि आपको, सामान्य बुद्धि लिपि और बहुत सारे होते हैं, 90 से 120 140 हाईएस्ट होता है, और 25 या 20 ऐसे सबसे लोवेस्ट है। तो पहला है औसत से अधिक बुद्धि स्तर, ये वाला हमारा गलत है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी गलत है। तीसरा, कौशल का निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ये भी गलत है। चौथा है जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, ये भाई प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है। प्रतिभाशाली होगा तो जानकारी तो ग्रहण करने में समझ होगा, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता के पहला ऑप्शन है वृद्धिबोधक एक सक्रिय, तो पहला वाला ही सही है, वृद्धिबोधक एक सक्रिय, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। और यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा तो विद्यार्थी द्वारा किस का अनुभव करने की संभावना है? बोरियत, ये भाई बहुत ही, वैसे ही आप बिना देखे आंसर इसका बता सकते थे। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा तो विद्यार्थी द्वारा किस का अनुभव करने की संभावना है? तो बोरियत यही होगा, क्योंकि आनंद तो करेगा नहीं, उत्साह तो आएगा नहीं, और जिज्ञासा तो जाहिर सी बात है रहेगी नहीं, तो हमारे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और 23वां है,
स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए? नहीं। दूसरा है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। ये सही लग रहा है। और विषय वस्तु के कंठस्थ, ये भाई नेगेटिव वर्ड है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड भी ध्यान रखना है सीटेट के पेपर के दौरान। तो तीसरा भी गलत है। विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबंध स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना, उत्साहित होना चाहिए, निरुत्साहित नहीं, नेगेटिव है यहाँ पे। तो दूसरा वाला हमारा लॉक हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण पर विकास करना, अंतर्वेशन संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, कंठस्तरीय पर केंद्रीय शिक्षण। देखिए यहाँ पर कंठस्तरीय आ रहा है, कंठस्थ करना, ये सब नेगेटिव वर्ड है। और मानकीकृत पाठचर्या जो सांस्कृतिक भिन्नताओं पर ध्यान ना रखती हो। तो भाई ये तो गलत है, ये तो गलत है, और दूसरा वाला हमारा सही है, पहला भी हमारा ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा वाला हम लॉक कर देते हैं और दूसरा ही सही है। 25वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश सम्मोहित करता है अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा। जिज्ञासा तो भाई पॉजिटिव वर्ड है और पॉजिटिव क्वेश्चन भी है। तो पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है। अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, अपने ही विचारों पर अगर वो चिंतन करता है तो अच्छी बात है। अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, ये गलत है। ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन, ये भी गलत है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों का विमर्श चिंतन, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। और 26वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए? वाह, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, जो यांत्रिक हो और जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, जो संदर्भ से हटकर हो, जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो। ये क्वेश्चन बहुत ही कमाल का है, जो अभी तक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए, उसके अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधि का संचालन करना चाहिए? तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, प्रतिदिन के जीवन के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। 27वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? तो पहला है विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा समझ के स्थान पर कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर, गलत है। अध्यापक द्वारा किए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके, गलत है। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, फिर आ गया, तो ये भी गलत है। तो हमारा पहला वाला ही सही है, अनुप्रयोग द्वारा, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, अधिगम की गति पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है, गलत है। पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, ये भी गलत है। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र, गलत है। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा वाला। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। और ये है 29वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं, क्या क्वेश्चन है?
की अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए। गलत है। उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है। हमेशा अत्यंत, ये भी गलत है। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती, ये चौथा वाला ऑप्शन मेरा मन कह रहा है ये भी सही होगा। फिलहाल इसका आंसर नहीं देखा तो चौथा वाला ही सही है, बहुत सही। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना, गलत है। कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, गलत है। अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, गलत है। संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना, ये सही आंसर है चौथा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए CTP के यानी बाल विकास के। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पहले आप क्वेश्चन देखो, जब आप एग्ज़ाम में बैठो रिलैक्स होके तो क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव पूछ रहा है तो सबसे पहले आप आंसर देखो कि इसमें आंसर कौन सा पॉजिटिव है। लॉन्ग आंसर होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। कोशिश ये करना पहचानने की, क्योंकि बहुत बार हमारे विकल्प से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो विकल्प बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, अंदाजिया लगा देते हैं। तो अंदाजिया अगर लगाना है तो चारों विकल्प एक बार ज़रूर पढ़ लेना, उसके बाद आप लगा देना। तो बाकी की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो हम कल पेश करते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है 150 क्वेश्चन की तो कमेंट कीजिए, मैं वो भी आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, हर हर महादेव और गुड लक आप सभी को CTET के एग्ज़ाम के लिए।